तो डियर मॉम के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस के बारे में। तो ये जो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस है इसमें हम लोग जो है अब आगे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मोहर सर्कल जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन में मैंने उसके लोकेशंस के बारे में बताया था कि अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मेनली उसमें मेजर जो फॉर्मूला था, अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए बोला जाए तो उस केस में सेंटर डिस्टेंस प्लस रेडियस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला था। और अगर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो उस केस में हम लोगों को फॉर्मूला था कि सेंटर डिस्टेंस माइनस रेडियस था। तो ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, कई सारे लोगों का सजेशंस आ रहा था तो उस पर बेस्ड मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया हूँ। ओके, फिर भी अगर किन्हीं लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और विल ट्राई करूँगा अपने आप में सुधार करने की। ओके, तो चलिए, और आज हम लोग मोहर सर्कल में डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशल केसेस के बारे में। मोहर सर्कल स्पेशल केस। स्पेशल केस, तो सबसे पहला स्पेशल केस है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। अब ये कहा क्या जा रहा है, देखो कोई भी बॉडी है, मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है ये, ठीक है, ये बॉडी है, इसमें ऑब्वियसली प्लेन होंगे ही, एक हमारा एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो मेनली प्रिंसिपल प्लेन को दर्शाने के लिए अगर 2D में दर्शा रहे हैं तो मिनिमम 2 प्लेन हमारे पास होने चाहिए। तो एक हमारा एक्स एक्सिस वाला प्लेन है जिसमें सिग्मा एक्स है, और एक वाई एक्सिस वाला प्लेन है जिसमें सिग्मा वाई है। यहाँ पे आ जाएगा टाउ एक्स वाई, और इधर से जो है लगेगा शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब ये प्लेन हमारा लगेगा ही, ये प्लेन हमारा आएगा ही, और इसमें जो एडजेसेंट हमारा प्लेन होगा इसका ये हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट प्लेन होगा तभी जाकर हमारा उसमें जो है शियर स्ट्रेस जो है जनरेट हो पाएगा। अगर एडजेसेंट नहीं रहेगा, मान लो कि एक प्लेन यहाँ पे है, एक प्लेन यहाँ पे है, तो कभी शियर स्ट्रेस जनरेट होगा नहीं। कब तक नहीं होगा, जब तक ये बॉडी आपस में या तो पैरेलल ना हो मतलब उस पर कांटेक्ट में ना हो, या फिर जब तक कि वो उसके एडजेसेंट ना हो। एडजेसेंट रहेगा तो भी कांटेक्ट में रहेगा, तो ये क्या होगा, हमारा शियर स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप हमारा होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में बात किया जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में कोई भी शियर हमारा उस बॉडी पे एक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, नो शियर स्ट्रेस एक्ट। ठीक, कोई बॉडी है उस पर अगर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग लग रहा है तो उसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा। इट मीन्स हम लोग डेट इज़ कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स टाउ एक्स वाई का जो यहाँ पे वैल्यू है टाउ एक्स वाई वो इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, नाउ अब सेकेंड पॉइंट्स इसका जो है, इसमें ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होगा, डैट इज सिग्मा एक्स या सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, है ना, ये सभी इक्वल होंगे आपस में, सिग्मा के इक्विवेलेंट होगा।
अब ये जो स्ट्रेस है ये हो सकता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा जब हम लोग मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे और किस तरीके का लोडिंग का वैल्यूज़ क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है या पॉजिटिव दिया है। निगेटिव दिया गया है इसका मतलब कि हम लोग मानेंगे कि वो स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर्स का है, ऑब्जेक्ट पे कंप्रेसिव नेचर्स का लग रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो टेंसाइल नेचर्स का है। तो मान कर चलते हैं यहाँ पे, लेट मी एज्यूम कि जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट, मान लो कि यहाँ पे एक प्लेन हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्या प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो जब प्लेन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा ए और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा बी। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात किया जाए तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -100 इंटू 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा -100 एंड 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट के अनुसार हम लोग अगर ड्रॉ करें मोहर सर्कल, तो हमारा मोहर सर्कल जो है कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। यहाँ पे पॉइंट लाइक होगा -100 एंड 0 का, ये पॉइंट ए हो गया। और इसी पॉइंट पे हमारा पॉइंट नंबर बी भी लाई करेगा, क्योंकि सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा 1 या सिग्मा 2 आपस में इक्वल हैं। कब? जब वो हाइड्रोस्टैटिक लोड वो ऑब्जेक्ट लेगा और उसका प्लेन हमें बनाना होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये जो डायग्राम बनाए हैं इसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये पहला कंडीशंस था। दूसरा कंडीशंस होता है हमारा प्योर शियर का। क्या होता है? प्योर शियर का केस होता है। अब ये प्योर शियर का केस में क्या होता है? प्योर शियर का केस में तो प्योर शियर जैसा कि बोला जा रहा है उससे ही हमें समझ में आना चाहिए कि वैसा प्लेन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस हो और कोई भी स्ट्रेस ना हो। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ओनली शियर स्ट्रेस एक्टिंग बट नॉट नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग। कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस जो है उस पर एक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है प्योर शियर का केस लेकर चलते हैं। या फिर इस प्योर शियर को हम लोग प्योर टॉर्सन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्योर टॉर्सन के नाम से भी जानते हैं। या तो प्योर शियर का केस बोल सकते हैं या फिर प्योर टॉर्सन का केस हम लोग जो है कह सकते हैं। ओके, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? मान लो कि सेम हमारा जो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट में। इस कोऑर्डिनेट में हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारा 0 है और शियर स्ट्रेस -10 है ना। यहाँ पे भी हम लोग सेम उल्टा कर देंगे, 0 एंड -10। तो इस केस में हमारा जो है ये 0 नहीं होगा। टाउ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो -10 हो जाएगा और सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है ना, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन में अगर हम लोग बात किया जाए मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे प्योर शियर का, तो उसका प्योर शियर का मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा जहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा 10, 0 और 10 आएगा ना, सॉरी 0 और 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और 10। इन मैग्नीट्यूड में सिर्फ ले रहा हूँ, डायरेक्शन निगेटिव जो है बताएगा हमारा डायरेक्शंस। जब प्योर शियर का केस हम लोग लेकर चलते हैं, यह टाउ हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा,
यहाँ पे भी हमारा टाउ हो जाएगा और ये सिग्मा हो जाएगा। ओके, तो प्योर शियर के केस में जो सेंटर होगा वो हमेशा ओरिजिन पे ही लाई करना चाहिए। जब भी प्योर शियर का केस होगा तो हमेशा उसका जो सेंटर्स है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। सो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो मैग्नीट्यूड अगर बात किया जाए हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड सिग्मा 2 के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा 1 जो है माइनस सिग्मा 2 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 के इक्वल्स होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू प्लस आर, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसका डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देखो नीचे देखो, है ना, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो अल्टीमेट हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा नॉर्मल स्ट्रेस का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम टाउ मैक्स के वैल्यू का, तो टाउ मैक्स का जो वैल्यू है वो हमारा रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस को इंडिकेट करता है, तो वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगा वो हमारा टाउ एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा, और वही टाउ एक्स वाई का वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप कि मोहर सर्कल का जो स्पेशल केसेस था, एक हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का और एक प्योर शियर या प्योर टॉर्सन का केस का, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे हम लोग समझेंगे, और अगला जो अपना टॉपिक्स है वो टॉपिक है आपका रोटेशन ऑफ बॉडी में मोहर सर्कल का क्या इफ़ेक्ट आता है वो देखते हैं। अगर कोई बॉडी रोटेट कर जाता है अपने एक्सिस से और वो कुछ एंगल पे, तो उस केस में उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो उस वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा या कुछ डिफरेंस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग जो है अब डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, रोटेशन ऑफ बॉडी मोहर सर्कल। ठीक है, बॉडी में रोटेशंस कैसे आए। तो जो नॉर्मल हम लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो देखते हैं या ड्रॉ करते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस, वो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये टाउ एक्स वाई, इधर जो है टाउ एक्स वाई, और यहाँ पे सिग्मा एक्स, और ये होता है सिग्मा वाई। ठीक है, नॉर्मल तो हमारा यही होता है। बट अगर ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस थोड़ा रोटेट कर जाए, क्या हो जाए, रोटेट कर जाए, ये लाइक इस तरीके का बन जाए, तो इस कंडीशंस में हमारा ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, इधर हो जाएगा टाउ एक्स वाई, ये हो जाएगा सिग्मा वाई, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। बट इसका जो एक्चुअल यहाँ पे अगर इस से अगर मेज़र किया जाए तो यहाँ से ये एक एंगल थीटा से रोटेट कर रहा है, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, और ये एंगल थीटा से हमारा क्या आ रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो इसके कंपैरिजन में ये जो हो जाएगा, ये सिग्मा डैश और सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश हमारा जनरेट हो जाएगा। सो उस केस में हमारा जो शियर स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा टाउ एक्स वाई डैश जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा एज कंपेयर टू
दिस, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के कंपैरिजन में, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एन एंगल, एट एनी एंगल, कोई भी एंगल पे हम लोग जो है इसको यहाँ पे लेकर चल रहे हैं तब। तो इस कंडीशंस में जो मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे वो मोहर सर्कल हमारा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये मान लो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। तो पहले जो है जो नॉर्मल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था वो मान लो हमारा ये ऐसे था, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है, ये हमारा मान लो ए और ये बी है। तो ए और बी पे यहाँ पे जो है सिग्मा एक्स है और यहाँ पे सिग्मा वाई है। क्या है? सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है। और ये जो है रोटेट कर जाता है कुछ एंगल थीटा पे, तो ये रोटेट होकर लाइक इस तरीके से मान लो कि बन जाता है। यहाँ पे हमारा ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। तो जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये मान लो यही है, यही हमारा चेंज होगा, इसको छोड़ो, ये हमारा बी डैश रहेगा, ये इस तरीके से चेंज हो गया और ये ए डैश रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई डैश। क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई डैश जो है हमारा जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे सिग्मा वाई और यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ जाएगा। और ये जो पॉइंट्स है ये है हमारा सिग्मा 1 और ये पॉइंट है सिग्मा 2 का। तो इस केस में जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था वो कैसे निकलेगा? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है सेंटर डिस्टेंस प्लस रेडियस, एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है सेंटर डिस्टेंस माइनस रेडियस। ये हमारा कंडीशंस होता है। अब इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 एंड सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस प्लस रेडियस और माइनस रेडियस। इसको अगर ऐड करते हैं तो जब ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई जो है आ जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये प्लस होता ना, प्लस होता है, सॉरी, ये प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ से एक हमारा रिजल्ट निकला कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के इक्विवेलेंट हमारा आ गया। ये कब आया? जब ये नॉर्मल कंडीशन में था। बट जब ये रोटेट किया, है ना, जब ये रोटेट किया तो हमारा रोटेशंस करने के बाद अगर आप रोटेशंस यहाँ पे देखेंगे तो रोटेशंस देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को अगर मेजर करें तो ये एक्स डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से जो है ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये भी एक्स आ जाएगा। यानी पहले जो रेडियस था वो अब एक्स डिस्टेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। तो सिर्फ और सिर्फ जब एक्स ये रह गया तो उस कंडीशंस में हम लोग अगर निकालें तो सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिग्मा वाई बाई 2। तो ये हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सेंटर डिस्टेंस डायरेक्टली हम लोगों का आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस एक्स आ जाएगा और सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस एक्स। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और ये तो हमारा कट ही जाएगा। तो
तो एक कंडीशन ये आ गया, मान लो इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, ये हमारा सेम आएगा। यानी अगर रोटेशंस भी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो जो सम होना चाहिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, वो हमेशा सेम आएगा, चाहे वो 1 डिग्री पे रोटेशंस हो, चाहे 2 डिग्री पे रोटेशन हो, चाहे 3 डिग्री पे बॉडी का रोटेशंस हो, किसी भी डिग्री पे रोटेशंस हो, बट उस कंडीशंस में उसमें जो है हमें इस तरीके का कंडीशंस जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का समेशंस हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, हमेशा हर एक केस में क्या होगा, इक्वल आएगा, जो उसका समेशंस था वो, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट, डिज़ाइन कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में? डिज़ाइन कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पे आपका अगर बेसिकली सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पर्पस से अगर बात किया जाए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पस से तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा, बट आपका गेट एग्ज़ाम में जो है आपका में भी क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, हमेशा लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो आज अब नेक्स्ट टॉपिक जो है डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोहर सर्कल, डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट, डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट मोहर सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहर सर्कल। तो इस केस में सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा वाई, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, और इधर से भी हो जाएगा टाउ एक्स वाई। ये दोनों एक ही है ना, दोनों सेम है तो एक ही रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का मान लो सपोज लेट हम लोग वैल्यू ले लिए 100, सिग्मा एक्स का वैल्यू ले लिए 100 और सिग्मा वाई का वैल्यू ले लिए 30 और टाउ एक्स वाई का वैल्यू ले लिए 50। सपोज डैट ये मैंने ले लिया। अब इस ये जो वैल्यू दिया है और हमें बताना है कि भाई डिज़ाइन निकालिए, तो डिज़ाइन जब भी करना रहता है, ठीक है, जब भी डिज़ाइन की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा परमिसिबल के, क्या हो जाएगा, सिग्मा परमिसिबल के। ओके, ये हम लोग जानते हैं, तभी कह सकते हैं कि वो सेफ कंडीशन है। क्या है, सेफ कंडीशन है, क्या है, सेफ कंडीशन है। ये क्या है, हमारा सेफ कंडीशंस है। तो जब ये हमारा सेफ कंडीशंस होगा तो उस केस में कुछ जब क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। अगर मटेरियल टेंशन में वीक होगा, इफ़ मटेरियल वीक इन टेंशन, है ना, अगर मटेरियल जो है टेंशन में वीक होगा तो उस कंडीशंस में सिग्मा परमिसिबल का वैल्यू गिवन रहेगा। क्या रहेगा, गिवन रहेगा। और अगर मटेरियल वीक इन शियर रहेगा, इफ मटेरियल वीक इन शियर, तो उस केस में टाउ परमिसिबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, टाउ परमिसिबल का वैल्यू दिया रहेगा। और सिग्मा इंड्यूस मतलब भाई हम लोगों को कितना वैल्यू आया है,
मतलब कितना वैल्यू हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशंस केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो केस नंबर 1 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सिग्मा x सिग्मा y और टाउ एक्स वाई, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। अब इन दोनों का प्रयोग करके हम लोगों को सिग्मा 1 निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा 1 निकालना है। अब ये सिग्मा 1 का जो वैल्यू है, अगर ये सिग्मा 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल आता है तो इस केस में ये सेफ होगा। ये क्या हो जाएगा, सेफ कंडीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफ कंडीशंस होगा। और इस कंडीशन में जो भी हम लोग डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर डाया, जो भी डाया निकालेंगे वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। ये ग्रेटर देन होना चाहिए जो भी वैल्यू हमारा आएगा। सपोज डेट हमारा वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर। क्या आया, 10 सेंटीमीटर। तो जो मिनिमम वैल्यू जो है, सेफ वैल्यू डायमीटर का हम लोग कितना पुट करेंगे, 10 सेंटीमीटर यूज करेंगे मान लो। सो मिनिमम सेफ डाया का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 mm लेकर चल रहे हैं तो mm, अगर सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं तो सेंटीमीटर, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये कब हुआ, केस नंबर 1 में। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि हमारा जो है यहाँ पे टाउ एक्स वाई तो दिया हुआ है ही, साथ ही साथ जो टाउ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है और वो परमिसिबल वैल्यूज़ के इक्वल है ना। ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू गिवन है और ये इक्वल है टाउ परमिसिबल के। क्या हो जाएगा, टाउ परमिसिबल के दिया गया है, मतलब इक्विवेलेंट है। टाउ एक्स वाई बोलें या टाउ परमिसिबल बोलें, वो दोनों दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोगों का टाउ मैक्स है ना, जो टाउ मैक्स है या फिर टाउ इंड्यूज आप कह सकते हो, टाउ मैक्स या टाउ इंड्यूज जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए टाउ परमिसिबल से। किससे, टाउ परमिसिबल से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। और इस केस में जो डायमीटर्स का वैल्यू आएगा, मान लो डायमीटर का वैल्यू आया 20 सेंटीमीटर। क्या आया, 20 mm मान कर चलो। तो जो 20 mm है उसे हम लोग मिनिमम सेफ डाया मानकर चलेंगे डिज़ाइन पर्पस के लिए। और कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जिसमें हमें जो है टाउ परमिसिबल भी दिया हुआ रहेगा और सिग्मा परमिसिबल भी दिया हुआ रहेगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हमें जो है सिग्मा परमिसिबल भी दिया हुआ है और टाउ परमिसिबल भी दिया हुआ है। तो उस केस में पहला सब केस आएगा कि सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, और एक केस आएगा सिग्मा टाउ इंड्यूज या टाउ मैक्स कह सकते हो, टाउ इंड्यूज लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। तो इस केस से जो d का वैल्यू आएगा, मान लो d2 का वैल्यू आया हमारा 20 mm सपोज डैट, और इससे हमारा सपोज डैट d का वैल्यू आया 10 mm। क्या आया, 10 mm। तो ये 10 mm आया, ये जो है 20 mm आया। तो इस केस में हम लोग जो है उस वैल्यू को लेंगे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 20 है। तो मिनिमम सेफ डाया जो हो जाएगा डिज़ाइन पर्पस के लिए वो हो जाएगा 20 mm। क्या हो जाएगा, 20 mm हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकालते हैं। तो ये तो मैंने डायमीटर के केस में बताया। अब मान लो डायमीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अब लोड के बारे में आ रहा है। ठीक है, लोड के बारे में, तो लोड के बारे में भी सेम कंडीशंस। अगर हम लोग केस नंबर 1 में चेक के अनुसार चलें
तो जो लोड आएगा यहाँ पे, मान लो कि लोड हमारा आ जा रहा है P का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर 100 आ रहा है, सपोज दैट मैंने 100 मान कर चला, ठीक है, P जो है, तो इस केस में मिनिमम जो हम लोग सेफ लोड, मैक्सिमम जो सेफ लोड है वो हम लोग लेकर चलेंगे 100 मेगा पास्कल है तो मेगा पास्कल, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन, मतलब जिस भी वे में वो दिया गया है, ठीक है। अगर किलो न्यूटन दिया गया है तो किलो न्यूटन हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। ये केस नंबर 1 के अनुसार हो जाएगा। केस नंबर 2 के अनुसार हमारा सेम चीज़, सेम कंडीशंस कि भाई हमें जो है टाउ परमिसिबल दिया हुआ है, तो इस केस में जो लोड आएगा उस वैल्यू को हम लोग जो है मैक्सिमम सेफ वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है। ये केस नंबर 2 में लोड का। और अगर केस नंबर 3 है तो उस कंडीशंस में हम लोग लोड का लेकर चलेंगे। तो इस कंडीशन में मान लो कि P का वैल्यू जो है 10 किलो न्यूटन आया और इस केस में हमारा जो है 15 किलो न्यूटन आया। तो इस कंडीशंस में जो मैक्सिमम सेफ लोड लेकर चलेंगे वह लोड लेकर चलेंगे जो सबसे छोटा होगा, यानी इस वैल्यू को मैक्सिमम सेफ लोड लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, मैक्सिमम सेफ लोड कौन सा हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन, यानी डायमीटर के केस में जो बड़ा आ रहा था उसको लेकर चल रहे थे और लोड के केस में जो छोटा आ रहा है उसको लेकर चलेंगे, अगर केस नंबर 3 को फॉलो करेंगे तब। तो मैंने ये आपको बता दिया डिज़ाइन कंपोनेंट्स से रिलेटेड, और इस पे मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा आने वाले समय में। तो जो स्ट्रेस ऑफ का एनालिसिस था, यानी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, ये अपना आज का टॉपिक्स ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक्स है वो है आपका स्ट्रेन एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन के बारे में हम लोग समझेंगे, और उसका मेजर फार्मूला क्या होता है वो बेसिकली, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट गेट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट स्ट्रेन एनालिसिस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। मेजरली जो क्वेश्चंस गेट में भी पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपका जो है स्ट्रेस एनालिसिस से पूछा जाता है। तो स्ट्रेस एनालिसिस 3D बॉडी में कैसे करते हैं वो भी हम लोग जो है आने वाली वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर्स अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसमें और ज़्यादा बेहतर और अच्छा करने की। ओके, थैंक यू।